हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जो कि है मॉनेटरी पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसीज पढ़ेंगे, 3 पॉलिसीज होती हैं और आज हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट और सीधा साधा सा क्वेश्चन आता है। वैसे तो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पीजीटी में भी क्वेश्चन आता है, जब मैंने एसपीएससी पीजीटी का एग्जाम दिया था तब भी डायरेक्ट क्वेश्चन था और जब एचटेट के एग्जाम है उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज होता क्या है? देखो, गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज बनाती है हमारे इकोनॉमिक में काम करने के लिए, लाइक प्लानिंग करना है ना, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो वो जो सारे स्टेप्स उठाए जाते हैं, प्लान्स बनाए जाते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं? पॉलिसीज कह देते हैं। तो अगर मैं इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करूं, वैसे जो 2 मेन है वो है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, लेकिन हम एग्जिम पॉलिसी भी इसी का पार्ट लेके चलते हैं। ठीक है, सो सबसे मेन क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी देखो नाम से क्लियर हो रहा है, मनी से रिलेटेड। तो मनी से रिलेटेड जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। कौन बनाएगा? आरबीआई। अब मनी से रिलेटेड है तो बैंक, और बैंक कौन है हमारा? बैंकर्स बैंक, आरबीआई, अपेक्स बैंक, है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? गवर्नमेंट जब बजट निकालती है, हमें पता है हर साल 1 फेब को हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो हमें बजट बताते हैं। बजट में वो हमें 2 चीजें बताते हैं कि एक तो पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है 1 साल की, और एक आने वाले 1 साल में उन्होंने क्या डिसाइड किया है, राइट, क्या प्लान किया है फॉर फ्यूचर ऑल्सो। तो वो दोनों, तो एक तो बजटरी पॉलिसी, उसी को हम क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी। और फिर आते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। नाम से क्लियर हो रहा है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी प्लानिंग की जाएगी वो किस में आएगी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी से। तो ये पॉलिसी बनाई आरबीआई ने मनी से रिलेटेड। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाएंगे? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट। ठीक है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी कौन बनाएगा? डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इजी। अब यहाँ समझो, देखो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, हर 2 महीने बाद ये पॉलिसी चेंज होती है। बाय मंथली पॉलिसी, जो रेट्स होते हैं ना, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो सारा इसमें क्लियर करवाऊंगी। आज यही करना है सारा टॉपिक। तो बाय मंथली पॉलिसी मतलब हर 2 महीने बाद चेंज होती है। ये कौन बनाता है? फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। और बजटरी पॉलिसी इसको कहते हैं, ये हर साल बनती है क्योंकि बजट हर साल बनेगा। ये हर 2 महीने बाद चेंज होगी, ये हर साल बनेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की बात करूं तो नॉर्मली ये 5 इयर्स की होती थी पहले। कितने की होती थी? 5 इयर्स। लेकिन जो नई आई है ना हमारी कोरोना के बाद, जो न्यू एग्जिम पॉलिसी आई है, उसमें टाइम पीरियड नहीं डिसाइड किया उन्होंने। ये नहीं बताया कि कब तक चलेगी, राइट, टाइम पीरियड नहीं डिसाइड किया। नॉर्मली हमारी एग्जिम पॉलिसी कितने टाइम की होती है? 5 इयर्स की। लेकिन जो हमारी ये है, इसका जो न्यू आई है, वो उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि कितना टाइम चलेगी। ठीक है, वो उसका उन्होंने टाइम पीरियड नहीं बताया। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? टूल्स की अगर मैं बात करूं, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये मैं आपको क्लियर करवाऊंगी यहाँ पे। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर बनती है। और टूल्स क्या है? टैक्स, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर, बजट में 2 ही चीजें होती हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम कौन सी हो सकती है? टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू, वो, और एक होते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना करने वाले हैं। ये सारा आपका जो +2 का बजट चैप्टर है ना, वो है फिस्कल पॉलिसी। ये भी मैं आपको कवर करवा दूंगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज हम करने वाले हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और उसके बाद इसमें अब एक बात और सुनो, क्रेडिट क्रिएशन आ जाए। क्रेडिट क्रिएट कौन करते हैं? कमर्शियल बैंक्स करते हैं। कैसे? देखो, अब कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक के पास किसी ने अपनी सेविंग्स जमा करवाई, सेविंग जमा करवाई, वो आगे उसको लोन के तरीके से दे जाते हैं। तो वो एज ए मेडिएटर वर्क कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है वो सेविंग हमें दे दो, और इंडस्ट्री वालों को जिनको मतलब फाइनेंस की नीड है उनको हम सप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो? तो वो चीज एज ए मेडिएटर वर्क कर रहे हैं सप्लाई एंड डिमांड के बीच में। तो वो कौन कर रहा है? कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएट कौन करता है मार्केट में? कमर्शियल बैंक। लेकिन क्रेडिट कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल करेगा आरबीआई। और क्यों करेगा? ताकि मार्केट में स्टेबिलिटी रहे, ना इन्फ्लेशन आए ना डिफ्लेशन आए। इजी, समझ आया? ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी अगर मैं बात करूं तो आरबीआई के द्वारा बनती है, हर 2 महीने बाद चेंज होती हैं। टूल्स में आपको करवाने वाली हूँ। क्रेडिट क्रिएशन आ जाए तो कमर्शियल बैंक, और क्रेडिट कंट्रोल आ जाए तो आरबीआई। क्यों बनाई जाती है? फॉर द स्टेबिलिटी। इजी। इधर आ गई फिस्कल पॉलिसी और इधर आ गई एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। इजी है ये। ठीक है, अब करते हैं टूल्स। इसको राइट डाउन कर लो पहले। तो नेक्स्ट है टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अगर मैं टूल्स की बात करूं तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ये ध्यान में रखना, कुछ होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, कुछ होते हैं क्वालिटेटिव। और मैं ये लिखूंगी, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, इसीलिए मैंने स्पेस छोड़ा है। ओके, अब मेरे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आया था
कि इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव है, कौन सा क्वांटिटेटिव नहीं है, कौन सा क्वालिटेटिव है। पहले तो यही समझो इसमें क्या फर्क है कि टूल क्वांटिटेटिव में क्वालिटेटिव का क्या मतलब है। देखो वो सारी चीजें जो हर सेक्टर को सेम तरीके से इफेक्ट कर रही है वो आते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स में। मतलब कि वो सारी चीजें जो हर सेक्टर को इक्वली इफेक्ट कर रही है। इक्वली मींस अगर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो वो सबके लिए बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं तो वो सबके लिए हो रहे हैं, तो वो क्या है क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है। और क्वालिटेटिव टूल्स कौन से होंगे, जो सेक्टर स्पेसिफिक होंगे। जब हम सेक्टर स्पेसिफिक कोई काम करते हैं कि इस सेक्टर में ज्यादा पैसा देना है, इस सेक्टर में कम पैसा देना है, तो वो किस में आते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स में। ये ध्यान रखना, ठीक है, कि स्पेसिफिक सेक्टर के अकॉर्डिंग जब डिसीजन लेते हैं तो वो क्वालिटेटिव टूल्स में आता है, और जब सबको इक्वली इफेक्ट करेंगे वो आता है क्वांटिटेटिव टूल्स। अब ये टूल्स हैं क्या है, अब मेरी बात ध्यान से समझो। एक होती है इन्फ्लेशन, जिसको हम नॉर्मली महंगाई से डिनोट करते हैं, एक होती है डिफ्लेशन, ठीक है। हमने इसका ऑब्जेक्टिव यही पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी का कि जो मार्केट में ना तो इन्फ्लेशन होनी चाहिए ना डिफ्लेशन होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, महंगाई। महंगाई कब होगी, जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी, मतलब मार्केट में चीजों की डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा कब होगी, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, कैश ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों से कैश कर्व करना पड़ेगा, लोगों को कैश कम करना पड़ेगा, समझे। और ऐसी सेम डिफ्लेशन, डिफ्लेशन क्या होता है, मंदी आ जाना, कि किस मार्केट में डिमांड ही नहीं है। अब डिफ्लेशन का मतलब क्या है, डिमांड का कम होना। डिमांड कम क्यों है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, समझे। अब डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों के पास पैसा भेजना पड़ेगा, कैश बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए एक बात याद रखना, इन्फ्लेशन के टाइम पे हम रेट्स को इंक्रीज करते हैं, चाहे वो कोई भी रेट आ जाए, टेंशन नहीं लेनी। इन्फ्लेशन इंक्रीज, रेट को इंक्रीज कर देंगे, उसका मतलब क्या है कि अगर रेट बढ़ गए तो लोग लोन लेना कम कर देंगे, सारे रेट्स बढ़ जाएंगे तो लोन कम लग जाएगा, लोन कम हो जाएगा तो कैश लोगों के पास अपने आप कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, समझे। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे हम रेट्स को इंक्रीज कर देंगे, और डिफ्लेशन के टाइम पे हम रेट्स को, हम नहीं मतलब आरबीआई रेट्स को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। डी से डिफ्लेशन, डी से डिक्रीज, कि डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए रेट को डिक्रीज कर दिया जाता है ताकि लोग लोन ज्यादा ले सके, लोन ज्यादा लेंगे, कैश बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, डिफ्लेशन अपने आप ठीक हो जाएगा, ये समझे। तो जितने भी रेट्स यहाँ लिखे हैं ये ध्यान रखना, जितने भी रेट्स लिखे हैं, मैं दोबारा नहीं रिपीट करवाऊंगी। इन्फ्लेशन के टाइम पे इनको आरबीआई इंक्रीज कर देगा और डिफ्लेशन के टाइम पे इनको आरबीआई डिक्रीज कर देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये पॉइंट सबके लिए कॉमन है, ठीक है। और एक ओपन मार्केट ऑपरेशन अलग है, वो मैं आपको करवा दूंगी, बाकी सारे रेट्स ही इजी, समझ आया। सो अब आ जाओ क्वांटिटेटिव टूल का पहला पॉइंट, बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, बिल्कुल नॉर्मल रेट, ठीक है, जिसपे लोगों को डिस्काउंट, मतलब अपने बिल्स को डिस्काउंट करवाया जाता है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जब भी आरबीआई लोन देगा कमर्शियल बैंक को, ठीक है, तो मतलब मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म लोन देगा तो उसके बदले में कमर्शियल बैंक क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट, ठीक है। कमर्शियल बैंक आरबीआई को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट। तो जिस रेट ऑफ परसेंटेज पे, जिस रेट पे इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो हमारा क्या है, बैंक रेट। इजी है ये तो, ठीक है। देखो मैंने नोट्स में क्या लिखा है, इसको हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, जो बिल्स को डिस्काउंट करने में यूज किया जाता है, और ये बेस सेक्टर होता है तो अदर मतलब टू अदर इंटरेस्ट या अदर मार्केट रेट्स, ठीक है। इस रेट पे सेंट्रल बैंक मनी देता है कमर्शियल बैंक को अपनी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए। इजी यही था, ये मैंने आपको बताया कि आरबीआई क्या करेगा, कमर्शियल बैंक को लोन देगा जब भी नीड है, तो कमर्शियल बैंक उसको वापस क्या करेगा, इंटरेस्ट तो पे करेगा। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन मिला है उसको, वही क्या है, बैंक रेट है हमारे मार्केट का। इसी और इसी पे बेस बाकी सारे जो है इंटरेस्ट रेट डिसाइड होते हैं, ठीक है, समझ आया। सेकंड पैराग्राफ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज कौन करेगा, आरबीआई। अब ये ध्यान से समझो, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, आरबीआई के पास जो भी सिक्योरिटीज यहाँ का मतलब यहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर्स, ठीक है, बॉन्ड्स जो भी है, मतलब ट्रेजरी बिल्स, टीबीज होते हैं इनके, है ना, तो वो उसको सेल परचेज करेगा कब, अगर इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन है तो जनता के पास पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई सेल कर देगा कमर्शियल बैंक्स को अपनी क्या, सिक्योरिटीज, और बदले में क्या ले लेगा, सेल कर दी सिक्योरिटीज तो बदले में क्या आ गया, कैश। तो क्या आरबीआई ने कैश कम कर लिया, बैंक के पास पैसा कम हो गया, लोगों के पास अपने आप हो गया कि नहीं हो गया,
अब ये ध्यान रखना, आरबीआई कमर्शियल बैंक के साथ डील करता है, कमर्शियल बैंक जनता के साथ डील करती है, हम डायरेक्टली आरबीआई के साथ डील नहीं कर सकते। तो आरबीआई कोई भी स्टेप उठाता है तो वो कमर्शियल बैंक के ऊपर उठाता है, जिसका इफेक्ट डायरेक्टली किस पे होता है, पब्लिक पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझो कि जब भी इन्फ्लेशन होगा मार्केट में तो आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज को सेल करेगा, अपनी सिक्योरिटीज को वो सेल करेगा, कमर्शियल बैंक खरीदेगा, तो कमर्शियल बैंक को पैसा तो देना पड़ेगा ना आरबीआई को, तो कैश कर्व कर लिया कि नहीं कर लिया इन्फ्लेशन के टाइम पे। एंड डिफ्लेशन के टाइम पे इससे उल्टा हो जाएगा, डिफ्लेशन के टाइम पे वो क्या कर देगा, लोगों के पास कैश कम है तो आरबीआई परचेज कर लेगा, इन्हीं सिक्योरिटीज को क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा कमर्शियल बैंक से और पैसा दे देगा, कैश दे देगा, तो कमर्शियल बैंक के पास कैश बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया लोन देने के लिए। तो ये इसका सीन है ओपन मार्केट ऑपरेशंस का, ये ध्यान रखना, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इन्फ्लेशन के टाइम पे मैंने कैसे याद रखा है ना, टू बी वेरी फ्रैंक, इज से इन्फ्लेशन के टाइम पे सेल करेगा आरबीआई और डिफ्लेशन के टाइम पे परचेज करेगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको इसका लॉजिक बता दिया। देखो मैंने कॉपी पे क्या लिखा अपनी, कहता बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, अगर गवर्नमेंट सेल करेगी सिक्योरिटी को तो बैंक परचेज कर लेगा और वाइस वर्सा, और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के अकॉर्डिंग होता रहेगा। इजी है, समझ आया। सेकंड पॉइंट ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है हमारा सीआरआर। देखो सीआरआर और एसएलआर, सीआरआर और नेक्स्ट एसएलआर दोनों इकट्ठे करवा रही हूँ। ठीक है, सीआरआर एंड एसएलआर, थर्ड एंड फोर्थ। सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इनका मतलब क्या है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को एक परसेंटेज देगा, क्या देगा, एक परसेंटेज, कि जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को कह दिया कि आपको अपनी डिपॉजिट्स का 1% कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास जमा करवाना है, तो वो क्या है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, आरबीआई यहाँ पे एक परसेंटेज बताएगा डिपॉजिट्स का, कि आपके पास जितनी भी डिपॉजिट है उसका इतना परसेंट आपको आरबीआई के पास एज कैश जमा करवाना है, तो वो क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। अब यहाँ पे क्या समझ आया कि एक तो परसेंटेज है डिपॉजिट का, दूसरा कैश की फॉर्म में जमा करवाना है, तीसरा किसके पास जमा करवाना है, आरबीआई के पास। और यही मैं दूसरे की बात करूं, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की, तो ये भी सेम वही है कि आरबीआई एक परसेंटेज देगा डिपॉजिट्स का कि आपको एज एन लिक्विड रेशियो, ये ध्यान रखना, लिक्विड एसेट, डिपॉजिट का इतना परसेंट लिक्विड एसेट की फॉर्म में अपने पास मेंटेन करना है, आरबीआई के पास नहीं। अब इसका ये डिफरेंस समझना। ठीक है, सीआरआर का जो परसेंटेज होता है वो सिर्फ कैश की फॉर्म में होता है और आरबीआई के पास जमा करवाना है, लेकिन एसएलआर का जो रेट होता है, परसेंटेज होती है, वो हमें लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में बैंक को अपने पास ही मेंटेन करना होता है, उतना परसेंट लिक्विड एसेट्स। ठीक है, अब लिक्विड एसेट्स में क्या आएगा, जो ऑन द स्पॉट मार्केट में बिक जाए, ऑन द स्पॉट कैश में कन्वर्ट हो जाए, खुद कैश, गोल्ड, कोई सिक्योरिटीज। ठीक है, तो वो चीजें आएंगी इसमें। समझ आया, इजी। तो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो कि आरबीआई के पास कैश की फॉर्म में इतना परसेंट जमा करवाना है, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कि लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में कमर्शियल बैंक को अपने पास इतना मेंटेन करना है, और इन दोनों को प्लस करके सीआरआर प्लस एसएलआर इज इक्वल टू एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। दोनों ही रिजर्व रेशियोज हैं, ये कैश है, स्टैट्यूटरी है, तो इसका एक और नाम है लीगल रिजर्व रेशियो, मतलब लीगली दी जाती है ना वायदा, आरबीआई की रखनी जरूरी है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। समझ आया, सीआरआर एसएलआर प्लस करके एक और नाम दे दिया एलआरआर। अच्छा, एलआरआर के दो कंपोनेंट्स बताओ फटाफट, क्वेश्चन आ सकता है। तो एलआरआर के दो कंपोनेंट सीआरआर और एसएलआर, इसमें क्या था, इजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, हमारे रह गए दो, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। चलिए, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब ये भी सेम वही है। देखो रेपो रेट में भी क्या हो रहा है, कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए, तो वो क्या कर रहा है, अपने जो आरबीआई से लोन ले रहे हैं, आपको वो तो बैंक रेट में भी लोन लिया था, अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, ये ध्यान में रखना। जब आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए,
ठीक है, तो वो चीज जिस परसेंटेज पे देता है लोन इंटरेस्ट पे, तो वो होता है रेपो रेट। इसको रीपर्चेज रेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिक्योरिटीज दी जाती हैं। अब ये इससे अलग है ओपन मार्केट ऑपरेशन से। ये तो बिल्कुल ही सिक्योरिटीज को सेल परचेज करके इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को ठीक किया ना। यहाँ पे एक तरह से सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक आरबीआई को देगा, ठीक है, उसके बदले में पैसे ले लेगा शेयर के लिए। और जब इसके पास पैसा आ जाएगा तो ये क्या करेगा, पैसा वापिस कर देगा और सिक्योरिटीज अपनी ले लेगा। तो इसको इसलिए हम क्या कहते हैं, रीपर्चेज रेट। समझ आया? तो रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन सिक्योरिटीज भी दे रहा है साथ में कि जब मेरे पास रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी तो मैं ये सिक्योरिटीज वापस परचेज कर लूंगा आपसे। तो वो क्या है, रीपर्चेज रेट। और जो इंटरेस्ट लगता है उस पर, उसको हम क्या कहते हैं, रेपो रेट, रीपर्चेज रेट। इजी, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या लिखा है, ये मैं सारे इकट्ठे कराती हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद है रिवर्स रेपो रेट, ये सबसे इजी है वैसे। रिवर्स रेपो रेट, देखो रिवर्स, अभी तक कहीं भी रिवर्स वर्ड नहीं आया था। रिवर्स का मतलब क्या है, अब यहाँ पे अभी तक कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहा था, अब यहाँ पे कमर्शियल बैंक के पास सेविंग पड़ी है, वो आरबीआई के पास जमा भी तो करवा सकता है ना, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अभी तक कमर्शियल बैंक हर रेट में इंटरेस्ट पे कर रहा था, यहाँ पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा कि अगर इधर आरबीआई के लगा लो, इधर कमर्शियल बैंक के पास कुछ सेविंग्स पड़ी है, तो उसने सेविंग्स जमा करवा दी किसके पास, आरबीआई के पास, तो बदले में क्या मिलेगी उसको, इंटरेस्ट मिलेगा। अब कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये ध्यान में रखना। तो जिस रेट परसेंटेज में उनको रिसीव होगा वो क्या है, रिवर्स रेपो रेट। अब मुझे एक बात बताओ, रेपो रेट को रीपर्चेज रेट कहते हैं, तो रिवर्स रेपो रेट को क्या कह सकते हैं, रिवर्स रीपर्चेज रेट भी तो कह सकते हैं ना, ठीक है। इसमें भी सिक्योरिटीज होती है, हो सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो अब मैं पूरा पढ़ दूं। बैंक रेट हमने पढ़ लिया था, ओपन मार्केट ऑपरेशन। थर्ड सीआरआर में क्या लिखा है, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक मेंटेन्स दिस रेशियो इन सेंट्रल बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली, ठीक है। एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक कीप्स दिस रेशियो इन ओन बैंक्स नॉट इन आरबीआई, ये मैंने आपको करवाया, ठीक है। रेपो रेट क्या है, जिस रेट पर कैश देता है, इसको रिवर्स रीपर्चेज रेट भी कहते हैं, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक से जिस रेट पर लोन या फंड्स लेता है, तो वो चीज आ जाएगी। जनरली रेपो रेट हायर होता है देन रिवर्स रेपो रेट, ये हर एक के साथ होता है कि जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे ना, हम कम पे करेंगे, और जब रिसीव करेंगे तो ज्यादा रिसीव करेंगे, यही चाहते हैं हर कोई, तो वही सेम इसके साथ है। तो ये थे सारे आपके क्वांटिटेटिव टूल्स, ये डन है। क्वालिटेटिव करते हैं, इसको कर लो अच्छे से। सो नेक्स्ट है हमारे क्वालिटेटिव टूल्स। अब तुम्हें पता है क्वालिटेटिव टूल्स किससे रिलेटेड होते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक, ये तो हमने पढ़ ही लिया कि सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं जब गवर्नमेंट या आरबीआई किसी सेक्टर में तो लोन देना चाहता है ताकि वो ग्रो करे, और किसी सेक्टर में वो लोन कम देना चाहता है कि वो ना ग्रो करे, तो वो चीज किसमें आती है, सेक्टर स्पेसिफिक में, समझे। तो वो आते हैं क्वालिटेटिव टूल्स में। तो सबसे पहला सीलिंग ऑन क्रेडिट। सीलिंग क्या होता है, क्वार्टर्स रख देना, मतलब मैक्सिमम लिमिट। सीलिंग क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट, कि जब आरबीआई एक मैक्सिमम लिमिट मेंटेन कर देता है कि फॉर एग्जांपल हाउसिंग सेक्टर को मैक्सिमम इतना ही लोन देना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज्यादा लोन दे सकते हैं, तो हमने क्या किया, डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट सीलिंग्स डिसाइड कर दी। जिस सेक्टर में हम ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं उसमें सीलिंग ज्यादा रखेंगे, मतलब जो लिमिट्स है कम लगाएंगे, है ना। इस टाइप से वो क्या कर सकता है, डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन जो है डिवाइड कर सकता है, एलोकेट कर सकता है, राइट। इजी है ये तो। फिर आ गया मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये बहुत इजी है। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, देखो समझो, जब भी कोई पर्सन लोन लेता है, आपने सिर्फ किसी ना किसी चीज के लिए लोन लिया होगा, राइट। जब भी कोई लोन लेता है तो हमें मॉर्टगेज में, मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है कि सिक्योरिटी पे गिरवी कुछ रखना पड़ता है, लेकिन जो चीज हम मॉर्टगेज पे रखते हैं उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, लोन की वैल्यू हमेशा कम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 50 लाख का लोन लेना है, तो फॉर एग्जाम्पल आपको 70 लाख का आपने अपना घर जो है लगा लो हाउस मॉर्टगेज रखा, तो जो 20 लाख बीच में बचे वो क्या होती है, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ मॉर्टगेज वैल्यू एंड जो लोन लिया उनका जो डिफरेंस है वही तो क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो आरबीआई जिस सेक्टर में ज्यादा लोन देना चाहती है वहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगी कि 70 लाख में 60 लाख का भी लोन दे दो, कोई चक्कर नहीं, है ना। लेकिन जिस सेक्टर में वो लोन नहीं देना चाहती उसमें वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को और भी बढ़ा देगी कि 70 भी 20 नहीं 30 रखो यहाँ पे मार्जिन, सिर्फ 40 का ही लोन दो इसको, समझे। तो ये चीज क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसीलिए सेक्टर स्पेसिफिक में आता है, ठीक है। फिर आ गया डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, ये तो इजी है, मतलब अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे लोन देना, किसी को कंसेशनल रेट पे देना, किसी को हाई रेट पे। कंसेशनल क्या होता है, मार्केट रेट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना, और किसी को हाई रेट पे देना। तो जिस सेक्टर में हमें ज्यादा लोन देना है वहां पे हम कंसेशनल रेट पे लोन देंगे, और जिसे हमें चाहते हैं कि लोन ना लें या कैश की रिक्वायरमेंट हमें नहीं पूरी करनी है तो वहां पे हम हाई रेट पे लोन देना शुरू कर देंगे, है ना। तो वो क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। ये तीनों एक जैसी हैं। डायरेक्टिव्स क्या होता है,
आरबीआई कमर्शियल बैंक को टाइम टू टाइम डायरेक्शंस देता है, ये करना और ये नहीं करना, राइट। तो वही तो डायरेक्टिव है ना, तो उससे एक स्पेसिफिक सेक्टर के अकॉर्डिंग भी डायरेक्शंस दे सकता है, डायरेक्ट एक्शन ले सकता है कि अगर वो उसकी डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं कर रही है तो आरबीआई उसके वार्निंग देगा, वार्निंग भी नहीं मानेगी तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देगा, तो डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं। या मोरल सुएशन, मोरल सुएशन क्या होता है कि मोरल ड्यूटी बनती है कमर्शियल बैंक्स की कि वो आरबीआई की डायरेक्शंस को फॉलो करें, राइट। तो ये भी सब किसमें आता है, सेक्टर स्पेसिफिक में। तो ये आपका टोटल था क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। ये कर लो, बस एक थोड़ा सा टॉपिक रहेगा कमेटी का, मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी क्या होती है, उसमें कितने मेंबर होते हैं, वो करवा के ये खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी। देखो मैंने आपको बताया मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने बाद चेंज होती है कि आरबीआई हर 2 महीने बाद अपने रेट्स को चेंज करता है। तो उस टाइम पे कोई कमेटी तो बैठती होगी ना जो ये चेक करती होगी रेट्स बढ़ाने हैं, कम करने हैं, क्या करना है। तो उसमें जो है कमेटी जो है उसमें 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 6 मेंबर्स होते हैं, जो 3 तो गवर्नमेंट मेंबर्स होते हैं और 3 आरबीआई के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। कौन बनाता है, कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। किस अंडर आती है, जो आरबीआई एक्ट है हमारा उसके सेक्शन 45ZB के अंडर ये कमेटी जो है क्रिएट होती है। सबसे पहली मीटिंग जो इस कमेटी ने की थी वो थी 3 और 4 अक्टूबर 2016 को, और ये चक्रवर्ती कमेटी जो हमारी चक्रवर्ती कमेटी है उसके अंडर आती है। ये मैंने आपको वैसे भी जब कमेटीज वाला करवाया था उसमें भी आया था, राइट। इसके अलावा 2013 में सबसे पहले सजेस्ट की थी, ध्यान रखना, सबसे पहले 2013 में सजेस्ट हुआ था कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होनी चाहिए, उर्जित पटेल जी ने, ठीक है। 26 जून 2016 को ये स्टार्ट हुआ, मतलब बनी कमेटी, और 3 और 4 अक्टूबर 2016 को इन्होंने क्या की, फिर पहली मीटिंग की। ये बात समझ आई, इजी, ठीक है। तो 2013 में उर्जित पटेल जी ने इनको डिसाइड किया, मतलब ये सजेस्ट की। 26 जून 2016 को ये बनी, ठीक है, और 3-4 अक्टूबर 2016 को इन्होंने फर्स्ट मीटिंग भी कर ली। और जो ये 6 मेंबर्स हैं इसमें कौन कौन होता है एक बार ये भी देख लो। सबसे पहले गवर्नर ऑफ आरबीआई होते हैं जो कि चेयरपर्सन होंगे इस कमेटी के, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई जो इंचार्ज होंगे इसके, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। एक ऑफिसर होगा आरबीआई का जो नॉमिनेट करेंगे हमारा सीबी मेंबर, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स, वो चीज आ जाएगा। ये तीनों एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मतलब वो बंदे जो आरबीआई के हैं। उसके बाद 4th नंबर पे कौन आएगा, एक होता है आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर होंगे, एक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक डायरेक्टर के जो प्रोफेसर होंगे वो भी मेंबर होंगे, और एक आईएसआई के प्रोफेसर होंगे। ये तीनों क्या होंगे, मेंबर होंगे। और जो ये मेंबर्स हैं ये 4 साल तक या फर्दर जो भी नोटिस आएगा, जो लास्ट के 3 मैंने आपको कराए, आईआईएम अहमदाबाद, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक डायरेक्टर और प्रोफेसर आईएसआई, ये तीनों या तो 4 साल तक या फर्दर ऑर्डर तक इस कमेटी का मेंबर रहेंगे, अदरवाइज वो ऑर्डर के बाद या 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। लेकिन ये तीनों है जो पहले 3 महीने गवर्नर ऑफ आरबीआई, डिप्टी गवर्नर और 1 ऑफिसर आरबीआई, ये कंटिन्यू करेंगे जब तक ये अपना गवर्नर डिप्टी गवर्नर है। इजी, ये था आपकी पूरी मॉनेटरी पॉलिसी, डायरेक्ट क्वेश्चन, और इजी है ये, इसमें इतना कुछ है भी नहीं। इसको कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।